हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद आज आपके लिए एक नया यूनिट जो है आपकी जेनेटिक्स की, जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं, उस टॉपिक को लेके आया हूँ। हमारा चैप्टर है 5। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, हिंदी में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब एक वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है, ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। इस पहले तो हम समझते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, इस चैप्टर का आखिर क्या है इसमें ऐसा जो हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्या करना है, इसका क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, ये बातें सीखेंगे इसमें आज। और आज की इसी बारे में हम लोग आप मेंडल की पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल कहाँ इन्होंने जन्म लिया, कैसे कैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से लॉज दिए हैं, लॉ डिटेल में नहीं लेकिन पढ़ेंगे कौन कौन से लॉ दिए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इनकी जो पब्लिश कब किए, इन्होंने नियम कब दिए थे, सारी चीजें इनके बारे में, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कुछ ऐसे टर्म पढ़ेंगे इसमें जिसके उन टर्म के बेस पे ही पूरी आपकी ये जेनेटिक्स रखी गई है, जो आपको आज तक कभी समझ नहीं आई है। आपने कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको जेनेटिक्स किसी और बुक से या किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको इसमें सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा, कोई नियम नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ मेंडल के बारे में है प्लस और कुछ टर्म ऐसे जिनके बेस पे, जिन शब्दों का प्रयोग करके मेंडल ने पूरी अपनी जेनेटिक्स या अपने नियम दिए हैं, उन चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें वीडियोज हमारी, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो इस चीज का। लाइक करना ना भूलें। देखिए बात करते हैं, सबसे पहला टर्म है हमारा प्रिंसिपल का मतलब आप समझते सिद्धांत होता है। इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति, इसकी हिंदी बता रहा हूं, लेकिन ये मतलब क्या होता है आज मैं आपको वंशागति के बारे में, वंशागति क्या होती है, वंशागति, ठीक है, वंशागति या इनहेरिटेंस। प्यारे बच्चों, वंशागति का मतलब सिर्फ ये होता है कि ऐसे करेक्टर का मतलब लक्षण, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर हो जाते, क्या हो जाते हैं कि करेक्टर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट, यानी माता पिता से ऐसे लक्षणों का ट्रांसफर होना बच्चों में, ठीक है, जो एक माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं लक्षण, तो वो तो हमारे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, क्या, जेनेटिक करेक्टर। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस का नाम है वंशागति या इनहेरिटेंस। बात क्लियर हुई? वंशागति समझ में आ गई है आपको कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो लक्षण तो आनुवंशिक लक्षण हो गए, लेकिन इस क्रिया को हम लोग बोल देते हैं वंशागति, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो कि आप विभिन्न प्रकार के एनिमल और प्लांट हैं, मतलब बहुत सारे जीव हैं जो हम देखते हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं, जानते हैं। हाथी का बच्चा हाथी के बच्चे को ही जन्म देता है, ठीक है। आम का अगर पेड़ है तो उसमें आम ही आएंगे, अमरूद नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो है सारी चीजें, क्या, वंशागति, यानी अपने पेरेंट, जो भी पेरेंट होगा वो अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, यही तो है आपकी वंशागति, ठीक है। तो वंशागति, उसके बाद में वेरिएशन क्या होती है, तो वेरिएशन का मतलब क्या है, विविधता या वेरिएशंस। इसका मतलब आप सिर से लगाइए डिफरेंस, किसी चीज की, मतलब कि डिफर, डिसिमिलर। अब इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो कि माता पिता से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो माता पिता से मैच नहीं करते हैं, वो कुछ नए लक्षण होंगे। और मैच कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए माँ और पिता दोनों के लक्षण आपस में मिलकर कोई तीसरा ट्रेट बना के तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, वो विविध हो गया, मतलब कि अलग हो गया, पिता से अलग है, माँ से अलग है, लक्षण दोनों के हैं, लेकिन वो तीसरा लक्षण लेके आ रहा है, कैसे, क्रॉस के द्वारा। जब माता पिता का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें नया जरूर बनेगा कोई ना कोई ट्रेट, उसी कैरेक्टर को बोलते हैं विविधता या फिर वेरिएशन। इसमें साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में
कि विविधता क्या होती है, माता पिता और बच्चों उनकी संतानों के बीच में जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं विभिन्नताओं को तो हम बोलते हैं विविधता। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई इसमें। अब हम बेटा देखते हैं इसमें मेंडल के बारे में। जी देखिए एनसीईआरटी कहाँ गई, एनसीईआरटी देखिए एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी गई हैं आपको। ये सबसे पहले एनसीईआरटी का आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला पैराग्राफ जो है, ठीक है, इसमें आपको सारी चीजों में अभी बोल रहा था तो सब कुछ लिखा है कि जो भी लक्षण है वो हमारे पूर्वजों से ही हमें मिलते हैं। पूर्वज का मतलब क्या है, पेरेंट, माता पिता, उनसे हमें लक्षण मिलते हैं और हमसे हमारी प्रोजेनी में जाएंगे, हमारी जो संतान है वो उनमें जाएंगे। और ये एक नहीं, सभी एनिमल की है, ये मनुष्य नहीं है। प्लांट लीजिए, छोटे छोटे एनिमल जो आप मान लीजिए जो जलीय जंतु हैं, मतलब हम जिन्हें देख भी नहीं सकते, उनके अंदर भी यही क्वालिटी है, वो भी अपने समान ही संतान उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यह आपका कहलाता है वंशागति। बात क्लियर हुई। अब हम मेंडल के बारे में देख लेते हैं। बेटा मेंडल क्या है, कौन है, क्या थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, अपनी जिंदगी में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए अब इसमें आपसे अगर नीट या एम्स की बात करें तो ये तो नहीं पूछेगा जन्म कब हुआ था, कोई मतलब ना, मैं आपको बता दे रहा हूं सारी चीजें। अगर इनकी जन्म की बात करें तो ऑस्ट्रिया में इनका बॉर्न इन 1822, कहां, ऑस्ट्रिया। देखिए ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक शहर कंट्री है और उसके कहा ब्रून शहर में इनका हुआ था, ब्रून, ये ब्रून सिटी है वहां की, वहां पे ये उन्होंने जन्म लिया था 1822 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मृत्यु बाद में पढ़ेंगे, अभी मृत्यु मत पढ़िए आप लोग। इनका जन्म होने के बाद ये कहां गए, वहीं एक ब्रून शहर में एक चर्च था, चर्च, उसमें ये पादरी का वर्क करते थे, मतलब फादर के रूप में रहते थे। और वो चर्च में ही रहते थे, वो चर्च के मतलब कहां था, वहां एक स्कूल भी था, विद्यालय भी था। स्कूल की स्पेलिंग गलत हो रही है, बताइए मुझसे, कि मेरी स्पेलिंग, बच्चों आप इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, स्कूल था और क्या था, वहीं पे गार्डन भी था। क्या था, गार्डन, मतलब सब्जियां भी उगाते थे ये, वहीं खाने के लिए सब्जियां भी उगाते थे। ठीक है, स्कूल था, बच्चों को शिक्षा देते थे, वहीं चर्च में रहते। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब ये सब्जियां उगाते थे तो सब्जियां उगाने के समय इन्हें मटर बहुत पसंद थी खाने में, मेंडल को, मेंडल मटर बोलना नहीं है, मेंडल मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए, मटर। कौन सी मटर, गार्डन पी, ध्यान रखना इसको आप, जिसका नाम क्या होता है ये भी देख लीजिए आप लोग, गार्डन पी, गार्डन पी यानी पाइसम, पाइसम सेटाइवम। ये मटर का क्या हो गया आपका बॉटनिकल नेम, पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने, ये भी आपको पता चल गया आज। इन्हें पसंद बहुत थी, मटर बहुत खाते थे, इसलिए इन्होंने बोला अरे ऐसा करो, मटर के पौधे पे अपने प्रयोग करो। अब क्यों करे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना था, चलो बताते हैं, अभी पहले इनकी और बात करते हैं। देखिए अभी इस मटर के पौधे पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे, करने के बाद इनका जो टाइम एक्सपेरिमेंट का था ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 1856 से 1863 के बीच, 1856 टू 1863 इस बीच इन्होंने अपने क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे थे, प्रयोग। और इन्होंने उसी समय वो 3 लॉज भी दिए थे आपके, 3 लॉज,
जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं, या मेंडल के नियम के नाम से, या वंशागति के नियम के नाम से जाने जाते हैं। मैं बहुत आपको डिटेल से चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा देखें तो एनसीईआरटी ने और भी चीजें इसमें दी हैं, ठीक है। आप लोग नहीं देखते हैं एनसीईआरटी की किताब को खोल के, पता है मुझे। अब इनका जो पब्लिश हुआ ये एक्सपेरिमेंट का पेपर वो हुआ था, ये दिया है एनसीईआरटी ने, क्या दिया था बेटा, ये पब्लिश हुआ था 65 में, 1865 में क्या हुआ, पब्लिश कर दिया गया इनका जो पेपर था, पब्लिश, ठीक है। पब्लिश का प्रकाशित किया गया, किसी में छाप दिया गया, ठीक है, ये भी बात हुई। अब इतने समय, इतने के बाद अब क्या हुआ, बाकी कुछ किया नहीं मेंडल ने। और अगर इनकी डेथ की बात करें, इनकी डेथ जो हुई थी बेटा, इनकी डेथ जो हुई थी वो 1884 में मेंडल तो मर गए, ठीक है। मेंडल तो गए, लेकिन मेंडल इतनी खुरापात छोड़ के गए हम लोगों के लिए, अब इतनी हेल्पफुल ये चीजें हमारी लाइफ में रही हैं, इन्हीं से हमने बहुत प्रकार के पौधे बनाए गए। इस समय मेंडल ने इतने काम कर लिए, लेकिन किसी भी दुनिया में किसी साइंटिस्ट का या किसी पर्सन का, क्योंकि ये अकेले रहना बहुत पसंद करते थे, चर्च में रहते थे, दूसरे से मतलब ही नहीं, बाहर कहीं जाना नहीं, सब्जी आपने उगा ली, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, खाने के लिए अनाज, सब्जी, रहने के लिए चर्च है इनके पास। कोई ये जानता ही नहीं था अभी तक कि मेंडल भी कोई था, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में 3 वैज्ञानिक आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इनके जो इनके वो थे, पब्लिश करा हुआ पेपर था, उनको देखा कि भाई मेंडल इतने समय तक रहे, तो इन्होंने किया क्या, सॉरी ये तो बहुत गंदा था इसको, देखिए। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या, भाई कौन आए वो 3 वैज्ञानिक जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। देखो बेटा, 3 वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में, कौन थे, डीब्रीज, और कार्ल कॉरेंस और सेरमा, इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके नियम को दोबारा रीडिस्कवर, ठीक है, बाई 3 वैज्ञानिक। कौन से, मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ थे उनको। तो ये 3 वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि भाई मेंडल तो बहुत होशियार थे, उनको ऐसी, अब फिर उन्होंने मतलब दोबारा से एक्सपेरिमेंट भी किया उस चीज का, तो वो बिल्कुल बातें सही थी। फिर इन्होंने ये मेंडल 1900 ईस्वी में क्या हुए, दुनिया के सामने आए। उससे पहले इनके समय में आपके डार्विन का भी पूरी दुनिया में बोलबाला था कि डार्विन ने जो आपके डार्विन ने उत्पत्ति के लिए, जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ना, जैव विकास के संबंध में जो लॉ दिए हैं, उसकी थ्योरी जो दी है, उस समय डार्विन प्रचलित थे पूरे विश्व में। तो ये बाद में क्या है, सबकी नजरों में आया कि भाई मेंडल तो बहुत होशियार थे, किसी का तो इन पे वो ही नहीं गया कि मेंडल भी कोई है। अब देखो बेटा, अब आती है बात कि भैया मटर का पौधा क्यों चुना मेंडल ने, ये पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 3 मुख्य 4 लक्षण मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें बहुत सारे लक्षण पाए गए, क्या, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ज्यादा थे इसमें। अब ये ट्रेड जो मैंने लिखा है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, बस आप बने रहिए। और क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सीड, इसमें क्या था, सीड ज्यादा बना है, एनसीईआरटी ने लिखा है आपका, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, सीड का मतलब बीज है हिंदी मीडियम वाले, यानी बहुत अधिक संख्या में सीड मिलते थे मटर की, मतलब कि पौधे से, इसलिए इसको चुना गया। चलिए ठीक है। और क्या है, एनुअल प्लांट था, शॉर्ट टाइम लाइफ साइकिल थी इसकी, एनुअल प्लांट या शॉर्ट टाइम प्लांट, इसका मतलब समझा रहा हूं आपको, हिंदी देखिए पहले। वार्षिक पौधे थे,
एक साल में 2-3 बार मटर उग जाती, 3 से 4 महीने की लाइफ इसकी साइकिल थी। अब मान लो कि अगर पौधा लेते नीम का या कोई बड़ा, ठीक है, पता लगा मेंडल ने अगली जनरेशन ही नहीं देख पाई, क्रॉस करा के रख दिया, तब तक मर गए बेचारे, वैसे ही बहुत जल्दी निपट गए थे। ठीक है, 1922 से और वो सॉरी 1822 से 1884 में लगभग मान के चलिए आप 62 ईयर। हाँ ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि बहुत छोटे समय में ही ये पौधा अपनी अपनी नई नई जनरेशन, या कई बार हम इससे बच्चे प्राप्त कर सकते थे। बच्चे प्राप्त करने का मतलब सीड प्राप्त कर सकते थे। बात समझ में आई? ये पॉइंट था इनका एक। और क्या था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स तथा सांख्यिकी का प्रयोग भी किया था। किसका प्रयोग किया था? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया था और मैथ का प्रयोग। अब जहां मैथ लगेगा वहां कोई फॉर्मूले तो बनेंगे, नियम तो बनेंगे ही, वही नियम आएंगे आपके सामने थोड़ी देर में बस। अब बेटा इसमें क्या था, ये तो था कि मेंडल ने मटर के पौधे को एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना। क्यों चुना कि भैया समझ जाइए आप लोग कि इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते थे। गर्मी बेटा बहुत हो रही है, क्या था इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ट्रेट। बताऊंगा ये क्या होते हैं, ट्रेट भी बता रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ सीड, मटर के पौधे से बहुत सारे मोटे मोटे दाने मिलते हैं हमें। और कहीं सरसों का पौधा हो, सरसों का तो छोटा सा दाना होता, हम उसे तोड़ भी नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए बड़े दाने वाले पौधे को चुना गया। बात समझ में आई? एनुअल प्लांट है, शॉर्ट टाइम प्लांट। क्या मतलब है कि बहुत छोटे समय की लाइफ साइकिल है। ऐसा नहीं कि 10 साल में एक दूसरा पौधा बन रहा है तब हमें उससे फल फूल मिल रहे हैं, नहीं, आपको 2-3 महीने के बाद इससे फल भी मिल जाएंगे, फूल भी मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम लाइफ साइकिल, इसलिए इसको चुना गया। एक और था, मैंने क्या कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, अपने टाइम में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सांख्यिकी का प्रयोग भी किया, ताकि इसी कारण ये बहुत ज्यादा क्या हुए, फेमस हुए आगे जाके। इसीलिए ये फेमस हुए हैं क्योंकि इन्होंने सारी चीजें लिख लिख के रख लेते थे, पूरा नोट बना के इन्होंने रख दिया था। इसीलिए अगर ये नोट नहीं बनाते तो ये मर गए थे, फिर इनका कोई नियम दोबारा से रिडिस्कवर नहीं हो पाता, कुछ मिलता ही नहीं साक्ष्य, तो ये नहीं आ पाते दुनिया के सामने। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सॉरी मेरी जीभ और मैं कहाँ चल रहा हूँ, एनसीईआरटी क्या क्या दे रही है देखते हैं। देखिए बेटा, अब हम चलते हैं टॉपिक पे अपने। मेंडल तो जन्म भी लिया, प्रयोग भी किए और मर भी गए। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना आप जेनेटिक्स नहीं समझ सकते, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मैं कुछ चीजें लिखूंगा और आपको भी समझाऊंगा। मैं लिख रहा हूं होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं लिखूंगा यहां पे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, मैं लिखूंगा यहाँ पे जीन, मैं लिखूंगा यहाँ पे एलील। ठीक है, एलील लिखा है। और क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकस। क्या लिखूंगा? लोकस। ये सब आप समझेंगे अभी। और मैं यहीं पे लिखूंगा करेक्टर ऑफ ट्रेट, मैं यहाँ पे करेक्टर लिखूंगा बेटा, करेक्टर्स। मैं यहाँ पे ट्रेट जो भी शब्द यूज हुआ था मैं आपको बता रहा था ना, अभी बताऊंगा मैं, ट्रेट लिखूंगा मैं यहाँ पे। और बेटा क्या लिखना है हमें, और हमें कुछ नहीं लिखना है, फिनोटाइप जीनोटाइप भी बता दूंगा अभी, बहुत गर्मी हो गई है। मैं थोड़ा पानी पीता हूं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया होमोलोगस क्रोमोसोम। सम होमोलोगस को क्या बोलेंगे, हिंदी याद नहीं आ रही, सॉरी, समजात गुणसूत्र, क्या बोलेंगे इसको, समजात गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए बेटा, अगर हम क्रोमोसोम का डायग्राम बनाएं तो ये रहा आपका एक क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये डीएनए का जाल है। ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड या डीएनए का जाल होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है, सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, एक और बना लेना है अभी आपको समझाने के लिए ऐसी।
बस ये देखो बन गया दूसरा हमारा। इसके अंदर भी क्या है, ये इसके अंदर भी क्या, अब बताएंगे सर इसके अंदर ये डीएनए है, ये इसका सेंटर हो गया। देखिए क्रोमोसोम बन गया। अब ये होमोलोगस हेटेरोलोगस क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ह्यूमन है तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं। तो एक पेयर मैंने ये बना दिया ना, मान लीजिए 10th नंबर का पेयर है और इसका जो फंक्शन है वो आई का कलर, आईज जो होती हैं उनका कलर डिसाइड करना है। ठीक है। अब अगर मेल में देखिए मान लीजिए ये है फीमेल, ये फीमेल है ये मेल का है। अगर बेटा देखिए तो ये 10th नंबर पे दोनों होंगे क्या, इसमें भी 10th नंबर पे ये क्रोमोसोम मिलेगा आपको और इसमें भी आपको ये 10th नंबर पे ही क्रोमोसोम मिलेगा। मेल फीमेल में दोनों जब एक ही सेट पे होंगे, एक ही नंबर पे होंगे, तो इस प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो कि आपके एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, इनकी पोजीशन भी सेम होगी, इनका वर्क भी सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्रोमोसोम 10th नंबर मतलब कि दोनों के दोनों इनके जो जीन है वो एक ही उस पे प्रेजेंट है, 10th नंबर पे आते हैं। ठीक है। और क्या है, इनका दोनों का फंक्शन भी एक ही है, आई के कलर को, हमारी आंखें हैं उनके रंग को क्या करना, प्रोवाइड कराना, प्रोजेनिंग। तो क्या हुआ, समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो देखने में समान होते हैं, जिनकी स्थिति समान तथा इनके कार्य भी समान होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम होमोलोगस। हेटेरोलोगस देख लीजिए बेटा यहीं पे, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक कैरेक्टर यहां पे अलग है, मान लीजिए यहां पे 11 नंबर पे और वो दूसरा उसका मिलेगा आपको, या होगा ही नहीं उसमें, या तो दूसरा मतलब इनकी पोजीशन समान नहीं होगी, देखने में समान नहीं होगा, कार्य भी समान नहीं होगा, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, हेटेरोलोगस या विषमजात गुणसूत्र। अब देखते हैं जीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीन। जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए, मैंने लिखा है अ पार्ट ऑफ, ये अंदर मैंने डीएनए बनाया, तो डीएनए का कोई ऐसा टुकड़ा, डीएनए का ऐसा कोई ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर आरएनए क्या हो, आरएनए बनाने की क्षमता पाई जा रही हो, सॉरी आरएनए जनरेट करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। क्या है, डीएनए का ऐसा टुकड़ा, डीएनए का ऐसा पोर्शन जिसमें क्या हो, जिसमें आरएनए बनाने की क्षमता पाई जाती हो, उसी को हम जीन बोलते हैं। और अगर आरएनए बन गया तो आरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए बेटा आपका प्रोटीन बना देगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको, जीन समझ में आया। जीन क्या है, जीन एक ऐसा टुकड़ा है डीएनए का, या देखिए जीन एक ऐसा टुकड़ा है डीएनए का जिसके अंदर क्या है, आरएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है, और ये आरएनए से तुरंत क्या होगा, आरएनए तुरंत प्रोटीन बना लेगा। ये हमारी सेल के अंदर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस के अंदर। चलिए ठीक है, अब इधर आ जाइए, एलील क्या होते हैं, एलील समझिए, फिर आपको लोकस समझाता हूं। एलील क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, वह जीन जो सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं। चलिए एलील देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं इसको, वेट, एलील समझना है, इसको हटा दीजिए, एलील देखिए, ये 10th नंबर का कोई है, मान लीजिए टॉल प्लांट, ये टॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें मतलब ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन है जो कि लंबाई बनाने वाली प्रोटीन का निर्माण करती है, टॉल प्लांट की लेंथ, हाइट, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्लांट ले लिया, प्लांट में मटर का मतलब कि वो लिया था ना हाइट, पौधे की ऊंचाई, तो ऊंचाई में मैंने ले लिया। अब देखिए एक ये है मेल एक फीमेल, दोनों मैंने क्या ले लिया, गुणसूत्र ले लिया इनके क्रोमोसोम,
मान लीजिए नॉर्मल जीन जो है हमारे पास, वो क्या कर रहा है बेटा वो प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा ना, मैंने अभी आपको बताया था प्रोटीन का निर्माण होगा। अब प्रोटीन जब बनेगी, लेकिन इस वाले में अगर देखा जाए तो इसमें वो है नहीं, ये फॉल्टी जीन हो गया, फॉल्टी जीन। अब इस वाले में क्या है, इसमें तो नॉर्मल जीन है, ये इसमें ऐसी प्रोटीन है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले फीमेल में अगर देखें, या किसी दूसरे, या मेल भी हो सकता है ये, अगर इसमें देखें तो इसमें ये नॉर्मल वाली प्रोटीन नहीं है, तो इसमें ये प्रोटीन है ही नहीं, तो ये इसमें छोटे टी से लिख दिया गया है इसको, ठीक है। तो इनमें क्या है, अगर हम लोग देखें कि नॉर्मल जीन और फॉल्टी जीन दोनों अलग अलग है। नॉर्मल जीन क्या कर रही है, हाइट बढ़ाने वाली प्रोटीन बना रही है, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जब इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गया, एलीन। एलीन देखिए दोबारा फिर समझिए, ये सब भी हो, समान भी हो सकते सॉरी, अब ये एलीन आपके कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए, ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ समझिए, इसमें दोनों नॉर्मल जीन है जो कि हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन बना रही है, इसमें एक फॉल्टी जीन है, एक नॉर्मल जीन है, इसमें दोनों कैसे हैं, फॉल्टी जीन है। तो ये क्या होगा, ये हमारी फॉर्म होगी एलील की। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एलील की, एलील एक ही जीन है, एक ही कैरेक्टर जो कि एक ही कैरेक्टर को कोड करेंगे। मतलब कि यहाँ देखिए, एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहा है ये वाला, एक ही कैरेक्टर को ये वाला कोड कर रहा है, तो ये आपका एलील का टॉपिक हो गया। अब आते हैं लोकस। तो लोकस क्या होता है, लोकस भी आपको बताया जा चुका है कि लोकस क्या है, लोकेशन ऑन अ डीएनए, यानी जहां पे आपका जीन प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए ये जीन यहाँ था, यहाँ, तो ये जीन है, तो डीएनए मतलब कि डीएनए की वो पोजीशन जहां पे कोई जीन प्रेजेंट होता है, उस पोजीशन, उस भाग को हम लोग लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। अब लोकस भी हो गया आपका। अब देखिए कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर का मतलब क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। अब ट्रेड क्या है, हाइट एक कैरेक्टर हो गया, ट्रेड क्या है, ट्रेड समझिए। अरे हाइट कैसी हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की हाइट हो सकती है। तो टॉल भी हो सकता है और वो डॉर्फ भी हो सकता है, वो टॉल भी हो सकता है, वो डॉर्फ भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ट्रेड हो गए। अब बताइए आपको इनमें किसे कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई। मैंने आपको होमोलॉगस, हेटेरोलॉगस, क्रोमोसोम बताया, जीन, एलील, लोकस, करेक्टर और ट्रेट, ये क्या होते हैं, सारे टर्म मैंने आपको बता दिए। अगर ये टर्म आपको आते हैं तभी आप आने वाले जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिक्स, अभी मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट नहीं की है, अभी तो मैंने कुछ जेनेटिक्स का आपका पढ़ा ही नहीं। जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, बस हम आपको वो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी। अब देखते हैं इसके अलावा, आप देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या होता है, ये भी समझ लीजिए आप लोग, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। देखिए जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो, रेशियो मत लिखिए अभी, अपन आप लोग कंफ्यूज होगा रेशियो क्या होता है, कहाँ से आगे, अभी तो सर पता नहीं कैसे बता देंगे। और फिनोटिपिक, फिनो स्पेलिंग देखिए, जीनोटिपिक का मतलब होता है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है पौधे के अंदर, जो चीज पौधे के अंदर हमें ऐसा लक्षण जो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जीन में है वो लक्षण, वो जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे पौधे का रंग हम लोग फूल का रंग देख के बता देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों गर्मी बहुत लग रही है, रोक दें। फिनोटिपिक जीनोटिपिक देखते हैं।
फिनोटिपिक में याद रखो जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक में याद रखो जो हमें दिखाई नहीं देता है वो जीनोटिपिक। अभी आप इतनी बातें फिर भी याद रखिए। अब देखिए, अब देखते हैं 7 पेयर ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने 7 लक्षण देखे थे मटर में। आपको पता है कौन कौन से लक्षण थे वो? मेंडल ने कितने लक्षण देखे थे? मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षण को, 7 कैरेक्टर को लेके क्या कराया था? क्रॉस कराया था। क्या कराया था? क्रॉस कराया था 7 कैरेक्टर को लेके। वो 7 कैरेक्टर कौन से थे? बहुत ही आसान याद करना, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते कि सर इतना आसान होता है टेबल याद करना। हमें तो कभी याद नहीं हुई। देखो 1 मिनट में आप टेबल याद कर लेंगे, 1 मिनट में। हेडिंग पड़ेगी मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, वो हो गया। अब है हेडिंग कि मटर के पौधे में उपस्थित 7 कैरेक्टर्स। देखिए यहां पे मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं, कैरेक्टर या लक्षण। एक तरफ आपको पता है डोमिनेंट आते हैं, बताऊंगा डोमिनेंट क्या होते हैं। ये डोमिनेंट, प्रभावी जिसको बोलते हैं, तब रेसेसिव आते हैं, रेसेसिव जिसे अप्रभावी बोलते हैं। लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या है? मान लीजिए तने की लंबाई ले लें, तने की लंबाई, हाइट ऑफ स्टैंड या हाइट ऑफ प्लांट, कुछ भी आप लिखना चाहें। अब या तो लंबा होगा तना, मान लीजिए मैं ये पौधा बना दे रहा हूं मटर का, ये देखो, और या फिर वो कैसा होगा? बौना होगा, छोटा होगा, उसे भी बना दे रहा हूं। ठीक है, या तना लंबा होगा या कैसा होगा? बौना होगा। एक तो तने की लंबाई हो गई, दूसरी क्या है बेटा? बहुत आसान है, फ्लावर यानी पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति, स्थिति पता नहीं मात्रा आएगी इसमें कहीं, पोजीशन ऑफ फ्लावर लिख लो। ठीक है, अब इसमें 2 होते हैं, इनमें कौन कौन से 2 होते हैं देख लो यहाँ पे। इसमें पुष्प की स्थिति और कलर। इसमें एक तो इसकी स्थिति हो गई, कहाँ पाया जा रहा है, पोजीशन इसको बोलते हैं। स्थिति मुझे लिखना नहीं आ रहा है, सॉरी, ये मेरी हिंदी। स्थिति, स्थिति की मात्रा पहले लगती है साथ में, ये रहा स्थिति, ये सही है। और रंग किसका? फ्लावर का। तो अगर हम डोमिनेंट में देखें तो स्थिति या तो इसकी अक्षीय होगी, अक्षीय स्थिति से एक्सियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सियल। और यह टर्मिनल होगी, और टर्मिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंत्य। ये एनसीईआरटी की भाषा है आपकी, टर्मिनल। ठीक है, अब हम देखें इसका कलर फ्लावर का। तो अगर डोमिनेंट है तो वॉलेट कलर होगा, बैगनी, बैगनी। और अगर रेसेसिव है तो सफेद या व्हाइट कलरलेस होगा। तो कलरलेस का मतलब क्या होता है? एक ही कलर होगा, फिर व्हाइट कलर होगा। ठीक है, अब कितने हो गए? 3 हो गए। देखो अब देखो अगला क्या है? फली का आकार, फली का रंग एवं आकार। तो फली का रंग, तो इसमें एक तो रंग आ जाएगा और एक दूसरा उसका आकार आ जाएगा। शेप एंड कलर। फली जाए मार्केट चले, मार्केट जाते हैं तो कौन सी मटर पसंद आती है? बोले सर हरी रंग की मटर अच्छी लगती है, तो ग्रीन इसका कलर हो गया। ठीक है, अब इसमें ग्रीन हो गया तो इसमें कौन सा होगा? इसमें बेटा येलो होगा आपका। मैंने उल्टे कलर से लिख दिया, ठीक है कोई नहीं। अब इधर देखिए, अब आकार देखें। अच्छा आप बताओ, आप मटर लेने गए मार्केट में, तो मटर आप मोटी मोटी देख के पसंद करोगे ना, बिल्कुल फूली हुई सी, तो यहाँ पे लिख देंगे कैसी?
हिंदी देख लें बेटा एनसीईआरटी से। फूली, वही फूला हुआ, फूली। और यहाँ पे सिकुड़ी हुई, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं इसको, सिकुड़ी। ठीक है, इसको हम लोग फुल बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको रिंकिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंकिड बोलेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये बेटा याद रखना है इसको, इंग्लिश वाले। अब कितने हो गए? 5 हो गए। एक और देखो, अब हमारा क्या रह गया? हाँ, बीज रह गया। बीज का रंग एवं आकार, इसमें भी 2 आएंगे। क्या आएंगे? रंग आएगा और दूसरा उसका आकार आएगा। दिख रहा है नीचे? देखिए, अगर बीज का रंग देखें तो यहां आपको चीज याद रखनी है। जब हम मटर छीलेंगे तो हमें उसमें यहाँ पे येलो कलर दिखाई देगा। यहाँ पे ये रिसेसिव डोमिनेंट में आ जाएगा, और वाइट ग्रीन पहुंच जाएगा आपका। ग्रीन किस में आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा आपका बेटा रिसेसिव में। तो अगर हम बीज का रंग देखें तो येलो कलर जो होगा वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और ग्रीन कैसा होगा? रिसेसिव। आकार देखें तो बीज राउंड होगा, गोल, राउंड या गोल। और ये कैसा होगा? सिकुड़ा हुआ, रिंकिड। ये सब एनसीईआरटी में जैसा तैसा पूरी टेबल वैसी बनी हुई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। देखो बन गई ना पूरी टेबल। कितने कैरेक्टर हो गए? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। याद कितने करने? सिर्फ 4। लंबाई याद करनी है, पुष्प याद करना है, फली याद करनी है, और बीज। ये सब कुछ आपने देखा है। तने की लंबाई या पौधे की लंबाई। फ्लावर मटर का कैसा हो सकता है? उसमें क्या, एक तो रंग देखा गया और उसकी स्थिति कहाँ पे है वो। फली का रंग, फली को हम लोग फ्रूट बोलेंगे, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट। तो फ्रूट या पॉड, पॉड भी बोला जाता है इसको। तो फ्रूट यानी फल कैसा, या तो हरा हो सकता है या पीला, सूखने के बाद पीला हो गया। आकार कैसा? फूली हुई हो सकती है फली, पिचकी हुई, सिकुड़ी हुई हो सकती है। बीज, दाने उसके मटर के, बीज का रंग पीला हो सकता है और हरा हो सकता है। ठीक है, और आकार कैसा होगा? तो भैया जब हरी मटर छीलेंगे तो बिल्कुल गोल मटोल दाने निकलेंगे, राउंड। और जब वो सूख जाएगी मटर तो हमारे कैसे जाएंगे? सिकुड़े हुए दाने, तो वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो ये 7 कैरेक्टर किसके हैं बेटा? ये आपके मटर के 7 कैरेक्टर हैं। अब आएगा हमारा सबसे पहला नियम। क्या? जो आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी है ना, 5.2 में लिखा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? 5.2 में दिया गया है एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये होगा मेंडल का पहला नियम। क्या होगा? मेंडल का पहला नियम क्या है? एक जीन की वंशागति यानी सिंगल जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होगा, वही है आपका मेंडल का प्रथम लॉ। ठीक है, क्या? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में मेंडल के नियम पढ़ाऊंगा। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।